सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, 5-6 दिन जो अपनी दिवाली की जो छुट्टियां रही थी उस दौरान वीडियोस बंद किए गए थे और तत्पश्चात पुनः वीडियो वापस प्रारंभ किए जा रहे हैं बाल मंदिर YouTube चैनल के माध्यम से। और हम कक्षा 12वीं के अध्याय 7 पढ़ रहे थे विक्रय संवर्धन। और विक्रय संवर्धन को हमने जाना था, उसके महत्व को समझा था और तमाम प्रकार के महत्व को समझने के बाद जो विधियां थी, हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि को निश्चित रूप से 2 खंडों में विभाजित करने का प्रयास किया था। उसके तत्पश्चात हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि को भी जाना था। उपभोक्ता संवर्धन विधि को हमने आधा पढ़ लिया था और उसके कुछ प्रमुख रूप से जो बिंदु है आज इस लेक्चर के माध्यम से पूरे हो जाएंगे और इसी के साथ विक्रय संवर्धन का जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा विज्ञापन का अध्याय प्रारंभ होगा जो इससे जुड़ा हुआ है। कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों, व्यापारी संवर्धन विधि अध्याय 7 की हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों। विक्रय संवर्धन की चर्चा हो रही थी और विक्रय संवर्धन की चर्चा के अंदर अगर हम बात करें तो हमने व्यापारी संवर्धन विधि को अदा कर लिया था और उसके बाद हम व्यापारी संवर्धन विधि को पूरा करने का आज प्रयास करूंगा और ये जो अध्याय है ये समाप्त हो जाएगा, फिर विज्ञापन प्रारंभ होगा। हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद व्यापारी संवर्धन विधि के अंदर हमने मुख्य रूप से 4 बिंदु को पढ़ लिए थे। आज जो हमारे हैं 4 बिंदु और है, उसे हम कंप्लीट करने के बाद हमारा व्यापारी संवर्धन विधि पूरी हो जाएगी। तो 5वां बिंदु जो हमारा है व्यापारी संवर्धन विधि की हम बात करें तो हम व्यापारियों को संवारते हैं, किस प्रकार व्यापारियों को आकर्षित करना है, उन्हें माल बेचने के लिए उन्हें किस प्रकार की ऐसी हम टेक्निक विक्रय संवर्धन के माध्यम से अपनाएंगे ताकि वो अधिक से अधिक माल को बेच सके और व्यवसाय के अंदर अपने आप को बनाए रखे। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो 5वां बिंदु है प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। हम कोई भी कार्य को करते हैं उससे पहले हमें प्रशिक्षण मिलता है। जब हम व्यापारी संवर्धन की जब हम बात करते हैं तो आपको अगर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मार्केटर्स होते हैं जो मार्केट के अंदर आकर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। जब वो वस्तुओं को बेचते हैं तो वो किस प्रकार वस्तुओं को बेच रहे हैं, उनके अंदर एक निरूपणता होती है कि वो किस प्रकार उन बेचने के लिए वो सक्षम हो। तो मैं अगर आपसे बात कहूं तो आपने देखे होंगे कि कुछ मेडिकल रिपोर्टर्स होते हैं जिसे MR कहा जाता है। वो अपनी जब रिप्रेजेंटेटिव करते हैं डॉक्टर के सामने जाकर कुछ अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, तो उन्हें पहले से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण हर स्थिति में ये रहता है। जैसे कि एक अध्यापक भी जब किसी बच्चों को पढ़ाता है तो पहले उसे इंटर्नशिप के दौरान अपने एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग करनी होती है। बकायदा जब वो ट्रेनिंग करना सीख जाता है उसके बाद कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाता है। उसी प्रकार हम माल को जब बेचते हैं या वस्तु को जब बेचते हैं तो उसके दौरान भी ऐसी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उन प्रशिक्षण से वो अनुभव हासिल करते हैं, अपनी कौशलता को बढ़ाते हैं और कौशलता के माध्यम से फिर आगे वो व्यापार करते हैं। इस प्रकार तमाम प्रकार के मध्यस्थों को और तमाम प्रकार के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आपने देखे होंगे कि MR, उस रिप्रेजेंटेटिव में भी हमें पता चलता है कि MR को प्रशिक्षण दिया गया है। तब हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि प्रशिक्षण की बहुत ही बड़ी उपयोगिता रहती है। तब निर्माता क्या करते हैं, अपने जो भी मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर होते हैं, उन्हें उस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करवाते हैं। वो प्रशिक्षण से बिल्कुल भली भांति परिचित हो जाते हैं, उनके अंदर कौशलता बढ़ जाती है, उनके अंदर माल को बेचने की क्षमता बढ़ जाती है और क्षमता बढ़ने के बाद वो माल को बेच पाते हैं। तो हमें कहां पता चला कि वास्तव में प्रशिक्षण इसकी जरूरत है। हम पढ़ते हैं प्रशिक्षण। आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो लाइट का कार्य करते हैं, उन्हें भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो सीधे डायरेक्टली किसी भी लाइट संचालन के अंदर या फिर विद्युत के अंदर हाथ नहीं डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो MR होते हैं, मेडिकल रिपोर्टर्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करने वाले होते हैं, वहां हम देखते हैं कि वहां प्रशिक्षण की बहुत ही बड़ी जरूरत रहती है। और उन प्रशिक्षणों को अगर जब हम देखते हैं तो व्यापार के अंदर माल को बेचने में भी तमाम प्रकार के ऐसे प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें बोलने की कला सिखाई जाती है। आपने जाना होगा कि एक मार्केटर अच्छा मार्केटिंग करने वाला वो व्यक्ति थे जो गंजे को भी अपना कंगा बेच दे, अपने माल को बेच सके। अब देखो गंजा वो क्या कंगे का उपयोग करेगा, मगर उसे भी इस प्रकार से उनसे रूबरू होकर उनसे ऐसे वार्तालाप कर उन्हें माल को बेचना। तो ऐसी मार्केटिंग की कलाएं होती है, इनके लिए प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। तो प्रशिक्षण देखो, विक्रय संवर्धन यानी कि सेल्स प्रमोशन में प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है हम देखते हैं कैसे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मेडिकल को जब रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम प्रकार के जो MR होते हैं उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है और वो डॉक्टर के समक्ष जाकर तमाम प्रकार की बातें करते हैं। ऐसी वित्तीय कंपनियां प्लस इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद करती है कंपनियां, ऐसी फाइनेंशियल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि तमाम प्रकार की ऐसी
कंपनीज होती है, जैसे मोटर बाइक की कंपनीज है, वो उस मोटर बाइक को बेचने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे आपको फंडामेंटल तरीके, आधारभूत सुविधा बताएगी और फिर आपको पैसे फाइनेंस कर आपको ऐसे माल को बेच देती है। और ऐसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनीज होती है, इनके लिए विक्रयकर्ताओं की कार्यप्रणाली से यह स्पष्ट होता है कि ये प्रशिक्षण इनमें जरूरी है। और ये जो विक्रयकर्ता होते हैं कौन कौन से, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करने वाले या वित्तीय कंपनियां या इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद करने वाले, इनके जो भी विक्रयकर्ता होते हैं, इन्हें हमें देखते हैं, इनसे हम रूबरू होते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तव में हमें प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्रशिक्षण के स्तर पर गुजर कर आगे अपने माल को बेचते हैं। गौर करें, स्पष्ट है कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। निर्माता अपने मध्यस्थों, निर्माता जो होते हैं माल का उत्पादन करते हैं, बड़े बड़े निर्माता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मध्यस्थों या विक्रेताओं, जो उनके मीडिएटर होते हैं बीच में जो माल को आगे बेचने का कार्य करते हैं, जो भी मीडिएटर, मध्यस्थ या फिर विक्रेता जो उनके माल को बेचते हैं, उनको वस्तु को बेचने तथा उपयोग की संबंधित सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं। जो माल को आगे बेचना है, अब जैसे किस प्रकार, जैसे कि मैं हमेशा अक्सर इस पेन का उदाहरण देता हूं। अगर ये पेन है, अब मैं ये निर्माता ने इस पेन को उत्पादित कर लिया, अपने मध्यस्थों को इस पेन की पूरी उपयोगिता बताई जाएगी, किस प्रकार ये पेन चलता है, किस प्रकार इसमें स्याही भरी जाती है, कौन सी स्याही इसमें भरनी है, इसमें तमाम प्रकार की इसकी विशेषताओं को बताया जाता है, ताकि वो इस विशेषताओं को समझकर अपने जो भी ग्राहक है उनको इस विशेषताओं को बताकर उन्हें आकर्षित कर माल को बेच सके। तो इस प्रकार निर्माता अपने मध्यस्थों को या फिर अपने विक्रेताओं को वस्तु को बेचने तथा उपयोग संबंधी किस प्रकार से इसको उपयोग करना, जैसे मैंने अभी आपको पेन का उदाहरण दिया, सामान्य तथा जो उसके सामान्य गुण या विशिष्ट गुण, सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो निपुण हो सके और आगे अपने माल को बेच सके। इस प्रकार प्रशिक्षण जरूरी है। हमने प्रशिक्षण को देखा कि वास्तव में मेडिकल के जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं या फिर वित्तीय कंपनियां होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद करने वाली जो कंपनियां हैं, उनके जो विक्रयकर्ता की जो हम कार्य प्रणाली देखते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, तो हमें वहां महसूस होता है कि वहां स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। जब हमें पता चलता है कि प्रशिक्षण जरूरी है, तो निर्माता अपने मध्यस्थों या फिर अपने विक्रेताओं को क्या करते हैं, वस्तु को बेचने के लिए या फिर उस वस्तु की उपयोगिता के लिए सामान्य या फिर विशिष्ट उस प्रकार से प्रशिक्षण देते हैं, ताकि वो निपुण हो सके और ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तु को बेच सके। इस प्रकार प्रशिक्षण की बहुत ही बड़ी उपयोगिता विक्रय संवर्धन में रहती है, व्यापारी संवर्धन विधि के अंदर। अगला बिंदु, छठा बिंदु, सभाएं एवं सम्मेलन। किस प्रकार से हम सभाएं करें और सम्मेलन करें। विद्यार्थियों, निर्माता अपने माल को बेचने के लिए तमाम प्रकार की ऐसी तकनीकें अपनाता है, ऐसी गतिविधियां करता है और अपने जो भी मध्यस्थ है या फिर उनके अपने जो विक्रयकर्ता है, उन्हें सभा और सम्मेलन के लिए बुलाता है। उनकी तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती है उनको सुनता है। तमाम प्रकार के विक्रेता क्या करते हैं, अपनी जो भी समस्या है, माल बेचने में उन्हें कहाँ कठिनाई आ रही है, उनमें ग्राहकों में किस प्रकार से वो ग्राहकों को प्रतिपुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छा फीडबैक नहीं, प्रतिपुष्टि नहीं मिल रही है, तो वो तमाम प्रकार के विक्रेता अपनी समस्याएं ये सभाएं और सम्मेलन के अंदर अपनी समस्या को रखते हैं और निर्माता उन समस्याओं पर अपना पूरा पुनर्विचार करते हैं, उन्हें जांचते हैं, उन्हें परखते हैं, फिर उन समस्याओं का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार इस सभा और सम्मेलन की गोष्ठियां होती है और उसके अंदर तमाम प्रकार के ऐसे मुद्दों की समस्याओं के बारे में निवारण किया जाता है, किस प्रकार विक्रेताओं को समस्या आ रही है माल को आगे बेचने। गौर करें विद्यार्थियों, ऐसी योजनाएं बनाई जाती है। निर्माता क्या करता है, सभाएं सम्मेलन रखते हैं। बड़े बड़े निर्माता सभाएं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं सम्मेलन रखते हैं। उसमें जो आपसी मनमुटाव है या फिर कोई भी भेदभाव की भावना है या फिर तमाम प्रकार की जो समस्या है, उनमें चर्चा होती है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार हमें हमारे भविष्य में माल को बेचने की रणनीतियां बनानी है। तो गौर करें विद्यार्थी, निर्माता सभाएं सम्मेलन रखते हैं, क्यों, विक्रय में वृद्धि हेतु। विक्रय में सभा सम्मेलन हमेशा विक्रय में वृद्धि का हेतु रखते हैं और विक्रय संवर्धन का मतलब यही है कि विक्रय में हमें वृद्धि करनी है। गौर करें, इनसे मध्यस्थ अपनी समस्याएं निर्माता के सामने रखते हैं। मध्यस्थ होते हैं वो डायरेक्टली जब सभा सम्मेलन होते हैं तो अपनी समस्या लेकर मध्यस्थ निर्माता के सामने आते हैं और अपनी समस्याएं रखते हैं। तत्पश्चात विचार विमर्श किया जाता है। निर्माताओं के द्वारा उन समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है कि वास्तव में क्या समस्या है। विचार विमर्श करने के बाद उन पर हल निकाला जाता है, करके समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। क्या विक्रेताओं को समस्या आ रही है, उन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श निर्माता के द्वारा किया जाता है कि वास्तव में विक्रेता किस जगह परेशान हो रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की कोई कमी है, किस प्रकार वो वस्तु का आगे उत्पादन से ढंग से उत्पादित वस्तु को आगे किस प्रकार विक्रय नहीं कर पा रहे, उन समस्याओं को खोजा जाता है सभा और सम्मेलन के अंदर। सभा और सम्मेलन से क्या और क्या क्या चीजें और भी क्या क्या चीजें होती है, गौर करें। निर्माता नवीन परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करवाता है।
जब सभा सम्मेलन होती है विद्यार्थियों, तो तमाम प्रकार के सब विक्रेता या और भी जो मध्यस्थ आते हैं उस सभा सम्मेलन में, तो निर्माता संचालन करता है, उस कमेटी का पूरा संचालन करता है और उन नवीन वस्तुएं जो मार्केट के अंदर आ रही है, नवीनता जैसे इनोवेशन करते हैं, नवीन वस्तुओं के बारे में उन तमाम प्रकार के मध्यस्थों को या फिर उन विक्रेताओं को जानकारी देता है कि अब हमें मार्केट के अंदर, जब प्रतिस्पर्धा मार्केट के अंदर अगर हमें टिके रहना है, तो किस प्रकार हमें नवीन वस्तुओं का उपयोग करना होगा और नवीन वस्तुएं जो आई है, जो दूसरों से हटकर है, उन्हें समझना होगा और उसे मार्केट में लाना होगा। तो नवीन परिवर्तनों की जो परिवर्तन हुए हैं उनकी जानकारी प्रदान की जाएगी कि हमें किस प्रकार से हम विज्ञापन करें, किस प्रकार से हम ऐसी साजो सामान सुविधा उपलब्ध करवाएं ताकि ग्राहक हमसे आकर्षित हो। ऐसी नई नई तकनीकी के बारे में, सृजनात्मक क्रिएटिविटी तकनीकों के बारे में उन उपभोक्ताओं को बताना, और उपभोक्ताओं को कौन बताएगा? मध्यस्थ बताएंगे और विक्रेता बताएंगे। और मध्यस्थों और विक्रेताओं को बड़े निर्माता होते हैं, वो ऐसी तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करवाएंगे। और विक्रय नीति की योजना बनाई जाती है, किस प्रकार हमें माल को ज्यादा से ज्यादा बेचना है, अपने ग्राहकों को आकर्षित करना है, ऐसी तमाम प्रकार की पॉलिसियां, नीतियां बनाई जाती है। उसके अंदर तमाम प्रकार की ऐसी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तो ये सब भी सभा और सम्मेलन के अंदर निर्दिष्ट रूप से चीजें शामिल होती है। तो गौर करें विद्यार्थियों, यानी निर्माता क्या करता है? सभा या सम्मेलन रखता है। क्यों? क्योंकि विक्रय में वृद्धि हो, विक्रय में वृद्धि हेतु सभा सम्मेलन रखी जाती है। इनसे मध्यस्थ अपनी क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को निर्माताओं के सामने रखते हैं और तत्पश्चात निर्माता विचार विमर्श कर उनकी समस्याओं का हल खोजते हैं, उनका समाधान करते हैं। सभा या सम्मेलन से क्या होता है? निर्माता नवीन परिवर्तनों की जानकारी उन तमाम प्रकार के मध्यस्थों को और विक्रेताओं को देता है और विक्रय करने की ऐसी अलग अलग नीतियां, ऐसी योजनाएं बनाई जाती है। इस प्रकार हमने प्रशिक्षण को सीखा, सभा के सम्मेलन को सीखा व्यापारी संवर्धन विधि के अंदर। अब अंतिम हमारा है भत्ते। किस प्रकार भत्ते दिए जाते हैं तमाम प्रकार के व्यापारियों को, उन भत्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी। गौर करें विद्यार्थियों, भत्ते को अंग्रेजी में अगर हम बात कहें तो भत्तों को इंग्लिश के अंदर अलाउंस बोलते हैं। अलाउंस भत्ते किस प्रकार ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है, भत्तों से तात्पर्य है ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाना। तो निर्माता अपने जो भी विक्रेता है या फिर अपने मध्यस्थ हैं उन या फिर उनसे जो माल खरीदने वाले हैं उनको तमाम प्रकार के ऐसे भत्ते देते हैं। भत्ते मध्यस्थों के सहयोग हेतु विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। जो भी मध्यस्थ होते हैं, जो भी उनके विक्रेता होते हैं, जो उनसे माल खरीदते हैं या फिर मध्यस्थ माल खरीदकर आगे उपभोक्ताओं को बेचते हैं, उन मध्यस्थों को निर्माताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। हम 3 से 4 भत्तों के बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार। देखो भत्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलाउंस। क्या बोलते हैं? अलाउंस। ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि जो तमाम प्रकार के जो भी मध्यस्थ हैं वो निर्माता से ज्यादा जुड़े, उन निर्माताओं से ज्यादा वस्तु को खरीदे और उन वस्तु को खरीदकर आगे उन्हें बेचे। तो देखो भत्ते अगर हम बात करें तो भत्तों के अंदर हम 4 प्रकार के भत्तों की हम बात करेंगे। एक क्रय भत्ता, क्रय यानी परचेज अलाउंस, वस्तु भत्ता आइटम अलाउंस, और विज्ञापन भत्ता एडवर्टाइजमेंट अलाउंस, और सजावट भत्ता। ये चारों ही भत्ते मध्यस्थों को मिलेंगे, मध्यस्थों की सुविधाओं के लिए मिलेंगे। और ये भत्ते देगा कौन? ये निर्माता देगा। पहला भत्ता है क्रय भत्ता। विद्यार्थियों, क्रय भत्ता कैसे है? क्रय भत्ते से तात्पर्य है कि निश्चित अवधि में और निश्चित मात्रा में माल क्रय करने पर तमाम प्रकार के जो भी मध्यस्थ होंगे, जो भी विक्रेता होंगे, वो निर्माताओं से निश्चित अवधि में और निश्चित मात्रा में इतना माल जब खरीदते हैं तब उन्हें भत्ता दिया जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें तो 5 लाख का माल एक साथ क्रय करने पर और निश्चित अवधि में, यानी कि 1 साल के भीतर अगर वो 5 लाख का माल निश्चित मात्रा में अगर माल को खरीद रहा है तो उन्हें क्रय भत्ता दिया जाएगा। क्रय भत्ते के उपहार के रूप में उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, उन्हें डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, उपहार भी दिया जा सकता है, अलग अलग प्रकार माल भी दिया जा सकता है। तो वो निश्चित होता है, यानी कि निश्चित अवधि में। गौर करें, छोटी छोटी बातों को समझे। क्रय भत्ते में क्या होगा? निश्चित अवधि यानी 1 साल का वैसे पीरियड, उसके अंदर आपको इतना माल खरीदना है और निश्चित मात्रा में, यानी कि आपको 1 टन माल खरीदना है या 2 टन माल खरीदना है या फिर पैसों में यानी 5 लाख का माल खरीदना है। निश्चित समय, निश्चित अवधि में, निश्चित मात्रा में माल क्रय करने पर हमें क्या मिलता है? क्रय भत्ता मिलता है, निर्माता द्वारा मध्यस्थ को दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें 5 लाख का माल एक साथ क्रय करने पर 1 साल के अंदर या फिर 1 महीने के भीतर उसने 5 से 10 लाख का माल एक साथ एक ही व्यापारी, एक ही निर्माता से खरीदा, तो निर्माता या व्यापारी
मध्यस्थ को क्रय भत्ता अपनी तरफ से देगा। गौर करें विद्यार्थियों, तो क्या है, निश्चित अवधि में निश्चित मात्रा में माल क्रय करने पर क्रय भत्ता सुपुर्द किया जाता है निर्माता के द्वारा मध्यस्थों को। उदाहरण के तौर पर 5 लाख का माल एक साथ क्रय करने पर क्रय भत्ता दिया जाता है। आगे है वस्तु भत्ता। वस्तु भत्ता से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, जब कोई व्यापारी एक ही निर्माता, कोई भी एक व्यापारी है, वो एक ही निर्माता से वस्तु को खरीदता है तथा बेचता है। जैसे अगर मैं बात कहूं, एक अच्छा सा उदाहरण जैसे हम लेते हैं कि एक व्यापारी है स्टेशनरी का, वो रेनॉल्ड्स जैसे कि पेन आते हैं, सेलो कंपनी के जैसे कि पेन आते हैं, वो क्या करता है कि ये व्यापारी है, एक स्टेशनरी का मालिक है, जो क्या करता है, सेलो कंपनी के निर्माता के पास ही जाता है और वहां से ही सेलो कंपनी के पेन उस सेलो कंपनी के पास वाले से ही खरीदता है और तथा उन्हें बेचता है। दूसरे कोई पेन खरीदता ही नहीं। कौन से पेन खरीदता है? सेलो कंपनी के पेन खरीदता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक बड़ा व्यापारी है, वो रिबॉक कंपनी के शूज ही खरीदता है, रिबॉक कंपनी के शूज खरीदता है और बेचता है। अपनी दुकान के अंदर वो रिबॉक के शूज ही रखता है। यानी कि वस्तु भत्ता जब व्यापारी के द्वारा एक ही निर्माता से कोई वस्तु को खरीदना फिर उसे आगे बेचना। जिस प्रकार मैंने उदाहरण देखा कि एक कोई बड़ी दुकान है, जैसे कि जूतों की दुकान है, वो क्या करता है कि रिबॉक के व्यापारी के पास, रिबॉक के निर्माता के पास वो व्यापारी जाता है और रिबॉक के शूज खरीदता है और खरीद कर आगे बेचता है। सिर्फ रिबॉक के शूज ही खरीदता है, दूसरी कोई क्वांटिटी के अंदर वो क्वांटिटी से वो मतलब अपना व्यवहारिकता नहीं लेता है कि वो किस प्रकार से दूसरे क्वांटिटी को भी खरीदे। वो इस प्रकार से नहीं रखता है, वो एक ही सिस्टम बनाता है कि मुझे क्या खरीदने हैं, सिर्फ रिबॉक के शूज ही खरीदने हैं और रिबॉक के शूज ही वो खरीदेगा, अपनी दुकान के अंदर रखेगा और बेचेगा। एक व्यापारी एक निर्माता से एक ही वस्तु, उस प्रकार से वस्तु को खरीदता है और आगे बेचता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं खरीदता है और अपनी दुकान में एक ही माल को रखता है। जैसे वो किसी से और कोई सौदा नहीं करता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो जो व्यापारी एक निर्माता के पास जाता है और रिबॉक की वस्तु ही खरीदता है और आगे बेचता है, तो उसे वस्तु भत्ता मिलता है, क्योंकि जब निर्माता देखता है कि ये व्यापारी लगातार मुझसे एक ही वस्तु को खरीद रहा है और आगे जाके अपने बेच रहा है, यानी कि उस निर्माता की वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीद कर आगे बिक रही है। गौर करें, तो इसे वस्तु भत्ता कहा जाता है। आगे है विज्ञापन भत्ता। जब व्यापारी के द्वारा अपनी वस्तु को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर बेचना है, वो बेचने के लिए क्या करेगा, विज्ञापन करेगा। विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, उस वस्तु के अंदर को आकर्षित कर दिखाना, ताकि लोग उससे ज्यादा आकर्षित होकर उसे खरीद सके। जब एक व्यापारी वस्तु को विक्रय में वृद्धि के लिए क्या करेगा, विज्ञापन करता है, तो इस विज्ञापन का खर्चा पूरा निर्माता द्वारा वहन होता है। जब एक व्यापारी द्वारा वस्तु को बेचने के लिए, विक्रय में वृद्धि करने के लिए कोई वस्तु में अलग कुछ दिखाकर, उस वस्तु को इस प्रकार दिखाकर ताकि उपभोक्ता ज्यादा आकर्षित हो और ज्यादा खरीदे, तो इसलिए उसमें जो भी खर्चा आता है उसका पूरा खर्चा निर्माता द्वारा वहन किया जाता है और उसे विज्ञापन भत्ता कहा जाता है। अब कहते हैं अंतिम बिंदु, जो हमारे 7वें अध्याय विक्रय संवर्धन का अंतिम बिंदु और व्यापारी संवर्धन विधि का अंतिम बिंदु, अगर हम बात करें भत्तों में, तो सजावट भत्ता। सजावट भत्ते से हमारा क्या तात्पर्य है? जब व्यापारी के द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अपनी दुकानों को जिस प्रकार सजावट करते हैं, सजावट करते हैं, आपने कॉस्मेटिक की दुकानें देखी होगी या ज्वेलर्स की दुकानें देखी होगी, उसको बड़ी बेहतरीन तरीके से आगे सजाया जाता है। जब इन दुकानों को इस प्रकार सजाया जाता है, तो सजावटी भत्ता भी निर्माता द्वारा दिया जाता है। व्यापारी के द्वारा सजावट पर किए गए व्यय का कुछ भाग निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ विज्ञापन भत्ता पूरा निर्माता वहन कर रहा था, मगर सजावट भत्ते जैसे कि 20,000 रुपए सजावट में खर्चा आया, तो 20,000 का जैसे कि अगर हम बात करें तो आधा 50% अगर हम देखें तो 10,000 रुपए कौन निर्माता दे रहा है और 10,000 रुपए कौन दे रहा है, व्यापारी दे रहा है। तो कुछ भाग निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। 10 उसमें शर्त होगी, 50% दे, 20% भी दे, 10% भी दे, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 1 लाख का खर्चा आया और बड़ा निर्माता कहता है कि मैं इसके 10% दे दूंगा, बाकी वाले आप 10,000 रुपए वो निर्माता दे देगा। तो व्यापारी द्वारा सजावट पर किए गए व्यय का कुछ भाग निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। नोट, वस्तुओं को सुंदर तरीके से रखने पर ग्राहक आकर्षित होते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, इस प्रकार से जब हम सजावट करते हैं या वस्तुओं को सुंदर तरीके से रखते हैं, तो क्या होते हैं, ग्राहक आकर्षित होते हैं और ज्यादा वस्तु को खरीदने के लिए आते हैं। इस प्रकार हमने आज विक्रय संवर्धन विधि के अंदर हमने उपभोक्ता संवर्धन विधि को पहले पढ़ लिया था और व्यापारी संवर्धन विधि हमारी रही थी। व्यापारी संवर्धन विधि के हमने कुछ
4 बिंदु हमने पढ़ लिए थे और आज हमने 3 बिंदु पढ़े। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रशिक्षण पढ़ा। प्रशिक्षण हमने जाना कि किसी वस्तु को बेचने के लिए हमारे पास एक प्रशिक्षण होना चाहिए। उस प्रकार के जो मध्यस्थ हैं उन्हें निर्माता प्रशिक्षण देता है, उन्हें उनकी कुशलता में विकास करता है और वो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सभा सम्मेलन देखा। सभा सम्मेलन के अंदर निर्माता सभा सम्मेलन का आयोजन करता है। उस सभा सम्मेलन के अंदर तमाम प्रकार के वो मध्यस्थ होते हैं और अपनी समस्या लेकर वहां आते हैं। उन समस्याओं को जाना जाता है, उन समस्याओं को परखा जाता है, उन समस्याओं के बारे में निवारण किया जाता है। फिर हमने भत्तों को पढ़ा। भत्तों के अंदर हमने क्रय भत्ता पढ़ा, जिसमें निश्चित मात्रा में और निश्चित अवधि में कोई वस्तु को खरीदता है, जैसे कि 5 लाख की वस्तु को खरीदना, तो एक क्रय भत्ता दिया जाता है। फिर वस्तु भत्ता, जब एक व्यापारी एक ही वस्तु को एक ही निर्माता से खरीदता है और आगे बेचता है तो वस्तु भत्ता दिया जाता है। विज्ञापन भत्ता, जब व्यापारी के द्वारा कुछ विज्ञापन किया जाता है अपनी वस्तु को बेचने के लिए, अपने विक्रय में वृद्धि करने के लिए, तो उस विज्ञापन का पूरा खर्चा निर्माता के द्वारा वहन किया जाता है। फिर हमने सजावट भत्ता देखा। सजावट भत्ते के कुछ आधा भाग, जब हम एक व्यापारी अपनी दुकान को सजाता है, उसका आधा भाग उस निर्माता के द्वारा वहन किया जाता है। और सजावट क्यों की जाती है? उपभोक्ताओं को अपने आकर्षित करने के लिए। इस प्रकार से हमारा पूरा जो अध्याय है विक्रय संवर्धन अध्याय 7वां समाप्त होता है। हम विज्ञापन के अध्याय की ओर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।